नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रश्नकाल विशेष। प्रश्नकाल विशेष में हम आपके साथ उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी साझा करते हैं जिनका सीधा सरोकार देश और आपसे है। साथ ही सदन में पूछे गए प्रश्नों और संबंधित मंत्रालय द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को केंद्र में रखकर ये भी बताएंगे कि सरकार ने इस संदर्भ में अब तक क्या कुछ किया और आगे क्या कुछ करने वाली है। बुधवार 13 दिसंबर 2023 को निचले सदन लोकसभा में 18 मंत्रालयों से संबंधित प्रश्न सूचीबद्ध थे। आप टीवी स्क्रीन पर इन मंत्रालयों के नाम देख सकते हैं। उस सदन की बात करें तो उस सदन राज्यसभा में 11 मंत्रालयों से संबंधित प्रश्न पूछे गए। आप उन सभी अहम मंत्रालयों के नाम स्क्रीन पर देख सकते हैं जिनसे प्रश्न पूछे गए। प्रश्नकाल विशेष की आज की कड़ी में हम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से पूछे गए सवालों पर फोकस करेंगे। हम आपको बताएंगे कि संसद के दोनों सदनों में सांसदों ने कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल पूछे और इन प्रश्नों के जवाब में सरकार ने कौन कौन सी बड़ी जानकारियां उपलब्ध करवाई। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रश्नकाल विशेष। सांसद डॉक्टर अनिल सुखदेव राव बोंडे ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से राजमार्ग क्षेत्र में प्रमुख उपलब्धियों से जुड़ा सवाल पूछा। सांसद ने पूछा कि सड़क और राजमार्ग निर्माण की प्रमुख उपलब्धियों, जिसमें सबसे तेज निर्माण का रिकॉर्ड भी शामिल है, का ब्यौरा क्या है। इन उल्लेखनीय उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी प्रमुख कार्यनीति अपनाई गयी। राज्यसभा में राजमार्ग से संबंधित उपलब्धियों पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने दिया। जवाब में जानकारी दी गई कि देश में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क मार्च 2014 में लगभग 91,287 किलोमीटर था, जो 2023 में बढ़कर लगभग 1,46,145 किलोमीटर हो गया। मंत्रालय ने हाई स्पीड एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर यानी तीव्र गति पहुंच नियंत्रित गलियारा और 4 लेन सड़क नेटवर्क के विकास पर जोर दिया है, ताकि बेहतर लॉजिस्टिक कुशलता के माध्यम से अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान किया जा सके। हाई स्पीड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर समेत 4 लेन से अधिक वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई मार्च 2014 में लगभग 18,371 किलोमीटर थी, जो बढ़कर लगभग 46,179 किलोमीटर हो गई है। एक्सप्रेसवे सहित 21 ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर पर कार्यान्वयन पहले ही शुरू किया जा चुका है। इस परियोजना के तहत लगभग 3,336 किलोमीटर लंबाई पर काम पूरा हो चुका है। मंत्रालय 2 लेन से कम वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को न्यूनतम 2 लेन का बनाने पर भी जोर दे रहा है। 2 लेन से कम वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई मार्च 2014 में लगभग 27,517 किलोमीटर थी, जो अब घटकर लगभग 14,870 किलोमीटर रह गई है। मंत्रालय ने भारतीय अर्थव्यवस्था के बेहतर लॉजिस्टिक कौशल को बीएमपी के हिस्से के रूप में विकसित करने के लिए 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास को चिन्हित किया है। बीएमपी 1 के तहत 15 MMLP को प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया गया है। जवाब में पिछले 9 वर्षों के दौरान निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई का वर्षवार विवरण, निर्माण की गति सहित भी बताया गया है। सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले पूंजीगत व्यय में 2013-14 में 51,000 करोड़ रुपए था, जो 2022-23 में लगभग 5 गुना बढ़कर 2,40,000 करोड़ रुपए हो गया, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि होगी और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को बढ़ावा मिलेगा। मंत्रालय ने तटबंध निर्माण के लिए नगर निगम के कचरे, बिटुमेन से निर्माण में अपशिष्ट प्लास्टिक और सीमेंट कंक्रीट निर्माण में अपशिष्ट स्लैग का उपयोग करने के अलावा 2016 से लगभग 3.46 करोड़ पेड़ लगाकर हरित पहल भी की है। टोल प्लाजा पर फास्ट टैग की सुविधा से वेटिंग टाइम में भी बड़ी कमी आई है। 2014 में 12.23 मिनट की तुलना में 2023 में वेटिंग टाइम घटकर 47 सेकंड हो गया है। एक रिसर्च के मुताबिक टोल प्लाजा पर वेटिंग टाइम में आई कमी की वजह से करीब 70,000 करोड़ के ईंधन की बचत हुई है। भारत के पास 63.73 लाख किलोमीटर लंबा रोड नेटवर्क है, जो विश्व में अमेरिका के बाद नंबर 2 पर है। सड़क परिवहन
एवं राजमार्ग मंत्रालय के बजट आवंटन में 2014 से लेकर अब तक 500% की वृद्धि की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी का लक्ष्य 99% तक पूरा कर लिया गया है। पीएम गति शक्ति योजना बुनियादी ढांचे के निर्माण में बड़ी भूमिका अदा कर रही है। हाईवे निर्माण में प्रतिवर्ष नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। 2013-14 में 11.6 किलोमीटर दिन की बजाय प्रतिदिन 2021-22 में प्रतिदिन 37 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हुआ। सड़क निर्माण में भी नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। महाराष्ट्र में सोलापुर बीजापुर के बीच 4 लेन की 2.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण और सिंगल लेन 25 किलोमीटर विट्टू मिन्स सड़क का निर्माण महज 24 घंटों में पूरा किया गया। हिमाचल प्रदेश में बनी अटल टनल समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी सुरंग है। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने 2022 में इसे मान्यता दी। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बना है, जिसकी ऊंचाई नदी के तल से 359 मीटर यानी 1178 फीट है। ये रेलवे ब्रिज पेरिस के एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। इसी तरह सड़क परिवहन से जुड़ी ऑनलाइन जन सुविधाओं की संख्या अब 18 से बढ़कर 58 हो गई है। 9,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई के 27 ग्रीन फील्ड कॉरिडोर के निर्माण की प्लानिंग भी पूरी हो चुकी है। सांसद श्री कृष्णा देवरायालु लावू ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में श्री अन्न और सी फूड को शामिल किए जाने से जुड़ा सवाल पूछा। सांसद ने पूछा कि क्या मंत्रालय की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दिए जाने वाले खाद्यान्नों में विविधता लाने की योजना है, ताकि इसमें श्री अन्न और सी फूड जैसे अधिक पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल किया जा सके। क्या सरकार इस योजना के अंतर्गत किफायत और उपभोक्ता प्राथमिकताओं की ओर ध्यान देने के लिए उपाय कर रही है, और राज्यवार और वर्षवार इस योजना के अंतर्गत कितना खाद्यान्न वितरित किया जा चुका है। लोकसभा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में श्री अन्न और सी फूड को शामिल करने से जुड़े सवाल के उत्तर का विवरण वाणिज्य एवं उद्योग और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण एवं कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने सभा पटल पर रखा। प्रश्न के जवाब में बताया गया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी TPDS के माध्यम से लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों के लिए राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाया गया है। इन खाद्यान्नों में चावल, गेहूं और मोटे अनाज शामिल हैं। इसके साथ ही PDS के तहत गेहूं और चावल की समान मात्रा के स्थान पर मोटे अनाज मिलेट्स का भी आवंटन किया गया है। जवाब में ये भी बताया गया कि मोटे अनाज की खरीद, आवंटन, वितरण और निपटान के लिए राज्यों को किसानों से MSP दर पर केंद्रीय पूल के लिए ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ और रागी की खरीद करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते भारतीय खाद्य निगम के परामर्श से भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त हो। PMGKAY चरण 1 से 7 के तहत 28 महीनों में लगभग 1,118 लाख टन खाद्यान्न का आवंटन किया गया, जिसका नियोजित वित्तीय परिव्यय लगभग 3.91 लाख करोड़ रुपए था। PMGKAY के तहत लगभग 81.35 करोड़ NFSA लाभार्थियों जैसे अंत्योदय अन्न योजना परिवारों और प्राथमिकता वाले परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना जारी रहेगा। योजना के अंतर्गत 1 जनवरी 2024 से 5 वर्ष के लिए 11.80 लाख करोड़ वित्तीय परिव्यय का लक्ष्य रखा गया है, जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। जवाब में PDS के तहत राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा साल 2022-23 और 2023-24 के लिए
वितरित किए गए अनाजों के राज्यवार विवरण की जानकारी दी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत स्थापित एक खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पीडीएस का संचालन केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत किया जाता है। मोटे अनाज जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का की खरीद 2016-17 से 2022-23 के बीच 9 गुना बढ़ी है। साल 2017-18 में सरकार ने 70,462 टन मोटे अनाज की खरीदी की है, जो 2022-23 में 9 गुना बढ़कर 6.3 लाख टन हो गई। टीपीडीएस और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत विभिन्न राज्यों को किया गया कुल आवंटन 2014-15 में 73,000 टन था, जो 2022-23 में बढ़कर 5.8 लाख टन हो गया। इसमें 8 गुना की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। श्री अन्न के न्यूनतम मूल्य की बात करें तो 5 मोटे अनाज की कीमत बहुत अधिक बढ़ी है। ज्वार की कीमत 10 साल में 108%, बाजरा की 100%, रागी की 148%, मक्के की 59% और जौ की कीमत 50% अधिक बढ़ी है। भारत ने श्री अन्न को वैश्विक स्तर पर भोजन की थाली तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। ऐसे में श्री अन्न को प्रोत्साहन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल मिलेगा, किसान सशक्त और आत्मनिर्भर बनेगा। आत्मनिर्भरता और विकास की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। राज्यसभा में सांसद परिमल नथवानी ने शिक्षा मंत्रालय से नई शिक्षा नीति से जुड़ा सवाल पूछा। सांसद ने पूछा कि नई शिक्षा नीति किस हद तक मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता पर जोर देती है। इस बारे में ब्यौरा क्या है? क्या सरकार राज्यों की संबंधित भाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को विशेष प्रोत्साहन देने की योजना बना रही है? यदि बना रही है तो उसका ब्यौरा क्या है? और नई शिक्षा नीति में या अन्यथा संस्कृत भाषा और उसके साहित्य को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। एनईपी 2020 के पैरा 4.11 में अन्य बातों के साथ साथ प्रावधान है कि जहां भी संभव हो कम से कम ग्रेड 5 तक शिक्षा का माध्यम गृह भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। कोशिश की जाए कि ग्रेड 8 और उससे आगे तक भी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। इसके बाद जहां भी संभव हो घरेलू और स्थानीय भाषा को एक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता रहेगा। प्राथमिक चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा पर आधारित एक खेल आधारित शिक्षण प्रशिक्षण सामग्री जादुई पिटारा 3 से 8 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए तैयार की गई है। इस शिक्षण सामग्री को फरवरी 2023 में लॉन्च किया गया, जिसे शिक्षार्थियों की जिज्ञासा बढ़ाने और उनकी विविध आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें प्लेबुक, खिलौने, पहेलियां, पोस्टर, फ्लैश कार्ड, कहानी की किताबें, वर्कशीट के साथ साथ स्थानीय संस्कृति, सामाजिक संदर्भ और भाषाओं को दर्शाया गया है। इसके अलावा प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा से ग्रेड 5 तक के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए समग्र उन्नति के लिए स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पहल निष्ठा FLN फाउंडेशन साक्षरता और संख्यात्मकता ऑनलाइन शुरू की गई। उत्तर में ये भी जानकारी दी गई कि NEP 2020 के पैरा 4.17 में कहा गया है कि संस्कृत को स्कूल और उच्च शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण समृद्ध विकल्प के रूप में पेश किया जाना है, जिसमें 3 भाषा फार्मूले में एक विकल्प भी शामिल है। इसके अलावा NEP 2020 के अनुसार नीति के कार्यान्वयन के लिए कई पहल और कार्यों की आवश्यकता होती है, जिन्हें शिक्षा मंत्रालय, CABE, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सरकारें, शिक्षा से संबंधित मंत्रालयों, राज्य समेत कई निकायों द्वारा एक समकालिक और व्यवस्थित तरीके से किया जाना है।
शिक्षा विभाग, बोर्ड, एनटीए, स्कूल, उच्च शिक्षा के नियामक निकाय, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, स्कूल और एचईआई से लागू करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने नवंबर 2021 में भाषाओं के संरक्षण के लिए कमेटी बनाई। इसकी अगुवाई पद्मश्री चामू कृष्ण शास्त्री ने की। कमेटी भारतीय भाषाओं के विकास से जुड़े सभी पहलुओं पर सरकार को सुझाव देगी, साथ ही उसे तय समय सीमा में लागू करने का पूरा रोड मैप भी बताएगी। संविधान की 8वीं अनुसूची में निहित अनुच्छेद 344(1) और 351 के तहत 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा की मान्यता प्रदान की गई है। इसमें असमी, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मैतेई, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषा शामिल है। इसके अलावा देश में 100 से अधिक गैर सूचीबद्ध भाषाएं और बोलियां भी हैं। इनके अतिरिक्त देश में 31 अन्य भाषाएं भी हैं, जिन्हें विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। जनगणना के आंकड़ों के अतिरिक्त देश में 1635 भाषाएं तार्किक रूप से मातृभाषा हैं, जबकि 234 अन्य भाषाओं की पहचान भी की गई है। सांसद अब्दुल खालिक ने वस्त्र मंत्रालय से हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दिए जाने से जुड़ा सवाल पूछा। उन्होंने प्रश्न के माध्यम से पूछा कि क्या सरकार देश और विदेश में हस्तशिल्प, एथनिक आभूषणों, पटसन उत्पादों आदि के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए कदम उठा रही है। क्या सरकार इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक अत्याधुनिक सुविधा केंद्र स्थापित करने पर विचार कर रही है, जो देश भर के कलाकारों और देश के भीतर और बाहर दोनों प्रकार के खरीदारों को आकर्षित करेगी? यदि हाँ, तो इसका विवरण क्या है? साथ ही क्या सरकार ये महसूस करती है कि इस अत्याधुनिक सुविधा से न केवल इस सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि व्यापार के अवसरों में भी वृद्धि होगी? और विगत 5 वर्षों के दौरान इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए खर्च की गई कुल धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है? कपड़ा मंत्रालय हस्तशिल्प के विकास और प्रचार के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम और व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना नाम की 2 योजनाएं चला रहा है। इन योजनाओं में व्यापार करने के लिए सहायता, कौशल विकास, क्लस्टर विकास, कारीगरों को सीधा लाभ, ढांचागत और प्रौद्योगिकी सहायता, क्लस्टर और व्यक्तिगत कारीगरों के लिए रिसर्च और विकास सहायता प्रदान करके कारीगरों के काम की गुणवत्ता और आय में सुधार करने के लिए हस्तक्षेप शामिल हैं। पिछले 10 वर्षों में योजनाओं के तहत 31.32 लाख कारीगरों को पहचान कार्ड जारी किए गए हैं और देश भर में 16 मेगा और 562 छोटे समूह में 1.53 लाख कारीगरों को विभिन्न शिल्पों में प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा 98 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं भी पूरी हो चुकी हैं और देश भर में 1,42,047 कारीगरों को लाभ पहुंचाने वाले 2,300 विपणन कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय जूट बोर्ड जूट क्षेत्र को लोकप्रिय बनाने के लिए राष्ट्रीय जूट विकास कार्यक्रम लागू करता है। जूट के विविध उत्पादों के लिए 26 जूट खुदरा दुकानें खोली गई हैं। जूट मार्ग लोगों का विकास किया गया है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जूट को लोकप्रिय बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रतिनिधि मंडलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम के तहत नई टेक्नोलॉजी की उपलब्धता और समर्थन सुनिश्चित करने के लिए सामान्य सुविधा केंद्र, कच्चा माल डिपो, शहरी हाट, एम्पोरियम, मार्केटिंग और सोर्सिंग हब, शिल्प आधारित संसाधन केंद्र, परीक्षण प्रयोगशालाएं आदि जैसी विभिन्न बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। उत्तर पूर्व में हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचा, इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत
उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड भी भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के हस्तशिल्प और हथकरघा के प्रचार और विकास के लिए काम कर रहा है। NEHDC पूर्वोत्तर राज्यों के कारीगरों उनके उत्कृष्ट उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए एक समर्पित मंच प्रदान करने के लिए 7.6 करोड़ रुपए की परियोजना लागत के साथ गारचुक गुवाहाटी में अष्टलक्ष्मी हाट और अनुभव केंद्र को कार्यान्वित कर रहा है। इससे पूर्वोत्तर शिल्प और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हस्तशिल्प क्षेत्र के प्रचार और विकास के लिए खर्च की गई कुल राशि की बात की जाए तो वो भी उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री देश की कला और शिल्प कौशल की समृद्ध परंपरा को जीवित रखने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को प्रोत्साहन और नीतिगत समर्थन देने के दृढ़ समर्थक रहे हैं। इस दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाना प्रारंभ किया। सरकार द्वारा इस तरह का पहला उत्सव 7 अगस्त 2015 को आयोजित किया गया। दरअसल हथकरघा क्षेत्र हमारे देश की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और हमारे देश के ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण हिस्सों में आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत। ये एक ऐसा क्षेत्र भी है जो सीधे तौर पर महिला सशक्तिकरण को संबोधित करता है, जिसमें सभी बुनकरों और संबद्ध श्रमिकों में से 70% से अधिक महिलाएं हैं। हथकरघा बुनकरों के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याण योजनाओं की बात करें तो हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना शुरू की गई, राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना शुरू की गई और सूत आपूर्ति योजना भी शुरू की गई। यही नहीं, खादी और ग्रामोद्योग की बिक्री 4 गुना से अधिक बढ़ गई। वित्त वर्ष 2014 में ये बिक्री लगभग 34,000 करोड़ की थी। वित्त वर्ष 2023 में ये बढ़कर लगभग 1,35,000 करोड़ रुपए हो गई। 9 वर्षों में खादी की बिक्री में 306% से अधिक की वृद्धि हुई है। सांसद परबत भाई सवाभाई पटेल, डॉक्टर सत्यपाल सिंह, सांसद रमेश बिधूड़ी, हसमुख एस पटेल समेत कुल 20 सांसदों ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से व्यापार करने को और सुगम बनाने से जुड़ा सवाल पूछा। सांसदों ने पूछा कि क्या सरकार ने देश में व्यापार करने को और सुगम बनाने के लिए कोई उपाय कार्यान्वित किए हैं? यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है? साथ ही क्या विदेशी व्यापारियों के लिए रियायती दर पर भूमि और बिजली उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है? यदि है तो इस बारे में राज्यवार ब्यौरा क्या है? और क्या सरकार ने विदेशी व्यापारियों द्वारा देश में व्यापार स्थापित करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए हैं? यदि किए हैं तो उसका ब्यौरा क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए मंत्रालय की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें सरकार से व्यवसाय और नागरिक इंटरफेस को सरल, युक्तिसंगत बनाना, डिजिटलीकरण और अपराध मुक्त करके व्यवसायों और नागरिकों पर अनुपालन बोझ को कम करना, वार्षिक बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान अभ्यास के अंतर्गत सुधार मापदंडों के कार्यान्वयन के आधार पर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों का आकलन, राष्ट्रीय एकल विंडो प्रणाली का कार्यान्वयन जो निवेशक संबंधी अनुमोदनों और सेवाओं के लिए वन स्टॉप शॉप है, शामिल है। भारत सरकार ने एक उदार और निवेशक अनुकूल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति लागू की है, जिसमें कुछ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्र स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI के लिए खुले हैं। FDI प्रवाह प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, बाजार का आकार, बुनियादी ढांचा, राजनीतिक और सामान्य निवेश माहौल के साथ साथ व्यापक आर्थिक स्थिरता और विदेशी इन्वेस्टर्स के निवेश फैसलों जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है। क्या होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? किसी भी देश में कारोबार शुरू करने में सरलता को मापने का मापदंड है। विश्व बैंक हर साल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता है। 10 पैमानों पर 190 देशों की रैंकिंग तय की जाती है, जिसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग कहते हैं। रैंकिंग संकेत देती है कि किस देश में कारोबार करना आसान है और किस देश में व्यापार करना कठिन। भारत सरकार ने देश में व्यापार करना सुगम बनाने के लिए
विदेश व्यापार नीति 2023 घोषित की है। ये नीति मुख्य रूप से 4 स्तंभों पर आधारित है। पहली, व्यापार में छूट के लिए प्रोत्साहन। दूसरी, सहयोग के माध्यम से निर्यात संवर्धन। तीसरा, व्यापार करने में सुगमता, लेन देन की लागत में कमी और ई पहल। चौथा, उभरते क्षेत्र ई कॉमर्स निर्यात हब के रूप में जिलों का विकास। सरकार के लक्ष्य की बात की जाए तो सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक समग्र निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है। वस्तु और सेवा क्षेत्रों का समान योगदान तय करना है। सीमा पार व्यापार में भारतीय मुद्रा के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। निर्यातकों के लिए सरकार ने कुछ शीर्ष निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं बनाई हैं। निर्यातकों के लिए जीएसटी रिफंड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने वाले निर्यातक जीएसटी रिफंड योजना का लाभ उठा सकते हैं। व्यापारी निर्यातक स्थानीय आपूर्तिकर्ता से निर्यात सामान खरीदी में 1% जीएसटी का लाभ उठा सकते हैं। योजना व्यापारी निर्यातकों को कम कर दर पर सामान खरीदने में मदद करती है। एन्युटी बॉन्ड योजना निर्यातकों को एक बॉन्ड प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। जीएसटी का भुगतान किए बिना माल निर्यात करने की अनुमति देती है। आइए अब नजर डालते हैं लोकसभा और राज्यसभा में आज हुई कार्रवाई की हाइलाइट्स पर। बुधवार को लोकसभा में उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई जिन्होंने 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला करने वाले आतंकवादियों से लड़ते हुए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि वो उन शहीद परिवारों के साथ खड़े हैं जिन्होंने आतंकवादियों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में केंद्रीय वस्तु और सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2023 पेश किया, जो केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017 में और संशोधन करेगा। इसके साथ ही प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस बिल 2023 भी लोकसभा में पेश किया गया। इसके अलावा नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉज स्पेशल प्रोविजंस सेकंड अमेंडमेंट बिल 2023 भी लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। लोकसभा में डाकघर विधेयक 2023 विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत किया गया। बुधवार को उच्च सदन राज्यसभा में 2001 के संसद हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा कि संसद हमले के शहीदों का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा और हम आतंकवाद को खत्म करने की प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। बुधवार को राज्यसभा में 2 विधेयक पारित हुए। द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2023 राज्यसभा से ध्वनि मत से पारित हो गया। ये बिल तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना का प्रावधान करता है। राज्यसभा ने द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2023 को भी पारित कर दिया। फिलहाल प्रश्नकाल विशेष की इस कड़ी में इतना ही। आप हमारे ये कार्यक्रम संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।